हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अपवहन वेग क्या होता है। तो मैं यहाँ आपको दोबारा बता देता हूँ कि अपवहन वेग क्या होता है। कि मान लो मेरे पास कोई एक चालक पदार्थ है, मेरे पास कोई एक चालक पदार्थ है। इस चालक पदार्थ के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो यादृच्छिक रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। जैसे मैं इस चालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाता हूं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। उसी को अपने क्या बोलते हैं, अपवहन वेग बोलते हैं। मतलब उस औसत वेग को क्या बोलेंगे, अपने अपवहन वेग बोलेंगे। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के अगर वेग का मैं औसत निकाल लूं, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मतलब इस दिशा में गति कर रहे हैं। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मान लिया v1 वेग से गति कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन v2 वेग से गति कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन v3 वेग से कर रहा है। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉनों अगर मैं औसत निकालूं v1 प्लस v2 प्लस v3, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। जो औसत वेग आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, अपवहन वेग बोलेंगे, जिसको अपने vd से प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित औसत वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। उस औसत वेग को क्या बोलेंगे, अपने अपवाह वेग बोलेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा अपवाह वेग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, माना किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल की चालक, मतलब मेरे पास एक चालक पदार्थ है जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, के सिरों पर वी विद्युत विभवांतर आरोपित करने पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्थापित हो जाता है। देखिए, ये मेरे पास कोई चालक पदार्थ है जिसकी लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस चालक पदार्थ को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका विभवांतर कितना है, वी है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अपने को पता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो ये रही विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, प्लस से माइनस। मतलब इस चालक पदार्थ को कहाँ रख दिया अपनों ने, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। तो अपने को पता है इस चालक पदार्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगेंगे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, अपवाह या अपवहन वेग बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इस दिशा में। तो जितने भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। क्योंकि इन पर एक बल लगता है, कौन सा, विद्युत बल F इक्वल्स टू माइनस QE, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है ऋणावेश पे, और धनावेश पे कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश है, जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो आगे देखते हैं, स्थापित हो जाता है इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहन वेग Vd से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। Vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल लगता है। वो क्या लगता है, F इक्वल्स टू माइनस QE सदिश। और ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम आवेश क्या होता है, E होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कलाम होती है, माइनस का होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस E सदिश। आवेश किसका लेना है, इलेक्ट्रॉनों का लेना, तो E सदिश हो गया। ठीक है, इतना बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर। यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो लगने वाले बल की दिशा है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। और अपने को लगने जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र कहां है अपना, इस दिशा में। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान अगर स्मॉल है तथा आरोपित बल के कारण त्वरण A है, जो बल लग रहा है अपना उस पर जो त्वरण है वो कितना है, A, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F इक्वल्स टू ma। F अपने को पता है कितना होता है, माइनस E सदिश। तो समीकरण 1 से यहां पे मैं क्या कर दूंगा, समीकरण 2 में F का मान रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस E सदिश इक्वल्स टू ma सदिश।
समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 से मैंने यहाँ पे f की वैल्यू रख दी, क्या है, m a सदिश इक्वल टू माइनस ई सदिश, ये f की वैल्यू थी अपने पास। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितने, त्वरण कितना आ गया अपने पास, माइनस ई सदिश अपोन में m, ये आ गया अपने पास, त्वरण आ गया। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। यदि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के लिए प्रारंभिक यादृच्छिक वेग u तथा टक्कर से ठीक अंतिम वेग v है, तो गति के प्रथम समीकरण से अपने को पता, जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो रहता है v बराबर u प्लस में at। तो इसलिए देखो क्या क्या है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के लिए प्रारंभिक यादृच्छिक वेग, मतलब प्रारंभिक यादृच्छिक वेग क्या कर रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसको किस नाम से पता चलेगा, इसने यादृच्छिक वेग u से, मतलब वो एक किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, उसके अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो एक निश्चित दिशा में वो क्या करेंगे, गति करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। तो इसने क्या किया, टक्कर से ठीक अंतिम वेग v है, तो गति के प्रथम समीकरण से। तो मैंने यहाँ क्या किया, देखो v सदिश इक्वल टू u सदिश, v सदिश क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग है, u क्या है, यादृच्छिक वेग है, प्लस a सदिश, a क्या है यहाँ पे, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो देखो यहाँ t मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय है, और अपने को पता है दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया जो समय होता है, उस समय होगा वो क्या कहलाता है, अपना विश्रांति काल कहलाता है, जिसे अपने टो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। तो यहाँ पे टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टो लिख सकता हूं, क्योंकि अपने को पता है कि टी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय, और समय को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके अंदर टो से प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण 4 क्या थे मेरे पास, v सदिश बराबर u सदिश प्लस में a सदिश t। तो समीकरण 4 के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत लेने पर, जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अगर मैं औसत लूं तो क्या लिख सकता हूं, औसत को अपने इस सिंबल से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो अंतिम वेग का मैंने औसत ले लिया, यादृच्छिक वेग का औसत ले लिया, और त्वरण और समय का भी मैंने क्या ले लिया, औसत ले लिया। अब देखो जो अपना क्या था, v क्या था कि अंतिम वेग था, टक्कर का क्या था, अंतिम वेग था, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग था। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में औसत वेग को मैं किससे प्रदर्शित करता हूं, अपवाह वेग से प्रदर्शित करता हूं। मैंने बताया था किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, उस औसत वेग को क्या बोलते हैं, अपने अपवाह वेग बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था v क्या था, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग, u क्या था, सॉरी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग है, और u क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब यादृच्छिक वेग है। तो ये v का औसत क्या लिखता हूं मैं, vd सदिश। ठीक है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो औसत वेग होगा उसको क्या बोलते हैं, अपवाह वेग। ठीक है, अब देखो u इक्वल टू 0 कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो यादृच्छिक रूप से क्या करेंगे, गति करेंगे, कोई कहीं जाएगा, इनका वेग क्या होगा, जो इनका पथ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के वेगों का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यादृच्छिक वेगों का जो औसत वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मान लिया, मेरी बात सुनो, जो कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस दिशा में जा रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जो इनका औसत वेग आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। और यहाँ पे टी किसके इक्वल है, टो के इक्वल है। ये मैंने आपको बताया, दो क्रमागत टक्करों में जो लिया गया औसत समय वो क्या कहलाता है, अपना विश्रांति काल कहलाता है। और ए क्या है यहाँ पे, नियत है। तो आपको यहाँ सारी बातें समझ आ चुकी होगी। जो मैं यहाँ देखो v की जगह मैं क्या लिखूं, औसत वेग, अपवाह वेग, यादृच्छिक वेगों का जो औसत वेग होगा वो कितना होगा, जो 0 होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ए यहाँ पे नियत है और टी क्या है यहाँ पे, टो के इक्वल आ जाएगा। तो समीकरण 5 से vd सदिश इक्वल टू 0 प्लस a सदिश टो, ये इक्वेशन आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब देखो तो vd सदिश, अब यहाँ पे a की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस ई सदिश अपोन में m, तो माइनस ई सदिश अपोन में m इंटू में टो। तो ये क्या आ गया अपने पास, vd क्या है यहाँ पे, अपवाह वेग है, e क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, और कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र, m क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, और टो क्या है यहाँ पे, विश्रांति काल है। अगर इसको मैं परिमाण रूप में लिखूं तो परिमाण रूप में क्या आ जाएगा, vd इक्वल्स टू ई टो अपोन में
एम। तो ये आ गया अपने पास अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अंदर संबंध। तो देखो उपरोक्त समीकरण से अपवाह वेग Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को प्रदर्शित करती है। देखो V का मतलब, D का मतलब अपवाह वेग और कैपिटल E क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। तो ये अपने पास है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है गतिशीलता, जिसको अपनी म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू से प्रदर्शित करते हैं कि नियत ताप पर, गतिशीलता डेफिनेशन क्या है कि नियत ताप पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवहन वेग Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। दोबारा बता देता हूं कि नियत ताप पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, कांस्टेंट ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर भी बोल सकते हैं, कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने E से प्रदर्शित करते हैं, का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। तो गतिशीलता बराबर क्या लिख सकता हूं, अपवहन वेग बटा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, अपवहन वेग को Vd से और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से। तो ये रिलेशन आ गया म्यू इक्वल्स टू Vd अपॉन में E। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक क्या होगा। अपने को पता है Vd क्या है, अपवहन वेग। वेग मतलब वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अब देखो मीटर है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाए, तो कितना आ गया, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट। सेकंड कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, वोल्ट सेकंड। तो क्या होगा इसका मात्रक, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक कि अपवाह वेग Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में जो संबंध होता है वो क्या होता है। मैं यहां पे दोबारा बता देता हूं, Vd इक्वल्स टू E टो अपॉन में M, ठीक है। और गतिशीलता पे अपने पढ़ा, तो गतिशीलता क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू Vd अपॉन में E। थैंक यू।